दोस्तों नमस्कार। भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे और सबसे पहले चूंकि हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं तो भारत देश की स्थिति, इसके विस्तार और इससे संबद्ध अन्य दूसरे तत्वों का हम शुरुआत में अध्ययन करेंगे। और इस वाले पहले लेक्चर में हम भारत के भूगोल के लिए एक सामान्य परिचय सबसे पहले करेंगे भारत के भूगोल का, जिसमें भारत के भूगोल की अवस्थिति, यानी कि यूँ कहें कि भारत की अवस्थिति क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो किस प्रकार से है, कितना है, कौन कौन से अक्षांशों के बीच में और देशांतर के बीच में भारत देश की स्थिति है, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति है। साथ ही साथ हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में कि भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ साझा होती है और अंतर्राज्यीय सीमाएं किन किन राज्यों की आपस में किस प्रकार से स्पर्श करती हैं। भारत के मानक समय को जानने का प्रयास करेंगे। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा निर्धारित होता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। साथ ही साथ हम भारत के बीचों बीच काटने वाली कर्क रेखा के बारे में भी जानकारी करेंगे। इसके साथ साथ भारत की स्थलीय और जलीय सीमाओं की चर्चा इस वाले लेक्चर में होने वाली है कि भारत देश की या भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलीय सीमा कितनी है, इसकी जलीय सीमाएं कुल मिलाकर के कितनी हैं, तटीय क्षेत्रों को मिलाकर के, द्वीप समूहों को मिलाकर के कितनी होती है। भारत के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे। भारत देश के ठीक सुदूर दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि भारत के दक्षिण में स्थित जो हिंद महासागर है उसका भारत की जलवायु पर, भारत के मानसून पर और भारत के स्थलीय भागों पर क्या असर पड़ता है, उसका अपना क्या महत्व है। इसके साथ हम भारत की प्रादेशिक सीमाओं की भी चर्चा करेंगे कि भारत देश की जो अवस्थिति है उसके साथ, चूँकि इसके तीन ओर पानी से भारत देश घिरा हुआ है, इसलिए आप सभी जानते हैं कि भारत को प्रायद्वीपीय भारत का नाम दिया जाता है कि भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय स्थिति है, इसके तीन ओर पानी स्थित है। इसलिए इसकी जो जलीय सीमा है उसके अंदर जलीय विभाजन कर दिया जाता है या जल का विभाजन कर दिया जाता है। तो जल क्षेत्र या जलीय संसाधनों पर भारत का कितनी दूर तक अपना अधिकार है, यह इसकी प्रादेशिक सीमा होती है, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर में आपको देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, चूंकि हम ये जो भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, यह संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पीसीएस के जितने एग्जाम होते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उनकी मुख्य परीक्षा के लिए ये मुख्य रूप से मॉड्यूल बनाया गया है और उम्मीद है कि यह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही गुणकारी और फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए अब इसकी हम विस्तृत रूप में शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कि मैप हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जिसमें भारत की जो मैप आधारित जो संरचना है उसको बताया गया है, उसकी स्थिति को बताया गया है, उसमें विस्तार है जो समझाया गया है कि भारत उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम किस तरीके से फैला हुआ है, और अन्य दूसरी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है, देखिए कि भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है उसको देशांतर और अक्षांशों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि भारत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ किस तरीके से फैला हुआ है। तो भारत की जो अवस्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसकी स्थिति है। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति को यहाँ पर समझाया गया है। दूसरा है भारत के साथ 82.5 डिग्री मानक रेखा, जो भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया जाता है। यानी इन सभी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हुए भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर भारत को काटती हुई जाती है। वही बात करें भारत के अंदर मुख्य रूप से स्थित कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो भारत के मध्य बीचों बीच गुजरती है और यह 8 राज्यों को स्पर्श करती है। यह मूल रूप से भारत के 2 भाग करती है, जिसमें एक भाग भारत का जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हो जाता है और दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हो जाता है। यानी कि कर्क रेखा जो है, कैप्रिकॉर्न जो है, वह भारत देश के अंदर जो ट्रॉपिकल जोन है उनका डिवाइडेशन करती है।
तो इस प्रकार से मूल रूप से भारत की स्थिति को अगर हम जानने का प्रयास करें तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, यानी कि भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। दोस्तों इसके आधार पे आप समझ सकते हैं, आप जान ही रहे हैं कि जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, वहां ठीक उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जहां पर ये मिलती हैं, वही वह स्थान है जिसे 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर का नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर का। और यह जो रेखा जहां पर मिलती हैं, यह स्थान है इलाहाबाद या प्रयागराज का नैनी, जहां पर भारत का मानक समय निर्धारित होता है। इसी प्रकार से दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। आप अपनी सुविधा के लिए और अच्छे से जानकारी के लिए इस मैप का अध्ययन कर सकते हैं। भारत देश जो है वह बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर लंबाई की सीमा साझा करता है। वहीं भारत और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा या यूं कहें कि स्थलीय रेखा का संबंध है। यदि हम बात करें भारत के सबसे पश्चिमी शोर की तो वह है गौर माता गुजरात, जो भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु है। वहीं भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें, यानी कि पूर्वोत्तर बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वह है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। इसी प्रकार से हम बात करें भारत की तटरेखा की तो भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। भारत की जो तटरेखा है वह कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। वहीं बात करें हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अगर हम भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें तो यह है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख जिले के अंदर जम्मू एंड कश्मीर राज्य के साथ पहले पूर्व में जुड़ा हुआ था। अब यह लद्दाख के अंदर इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, स्थित है। भारत चीन के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है वह 3488 किलोमीटर है। हालांकि एक सवाल बनता है जीएस का कि भारत देश कौन से देश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वह है बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर लंबी है। वहीं भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लंबी दूरी की सीमा साझा करता है, वह है मात्र 106 किलोमीटर। हालांकि नेपाल और भूटान छोटे देश हैं, लेकिन उनके साथ भी भारत की जो सीमा रेखा है या सीमा है जो भारत साझा करता है वह कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तुलना में ज़्यादा बड़ी है। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत 3333 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोस्तों अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। कुल स्थलीय सीमा भारत देश की जो है वह 15,200 किलोमीटर लंबी है, जिसमें गुजरात के साथ भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा होती है, अंतर्राज्यीय हम जो बात कर रहे हैं। वहीं भारत के अंदर एक प्रमुख तत्व है ग्रेट चैनल, जो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यहाँ से और इंडोनेशिया जो है, उन दोनों के बीच में जो भारत की जो डिवाइडेशन होता है, इनका जो विभाजन होता है, वह ग्रेट चैनल नामक एक समुद्री जलमार्ग या यूँ कहें कि समुद्री सीमा के द्वारा नियत किया जाता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार की। इसको हम गहन रूप से अध्ययन में लेने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की जो अवस्थिति है वह दो तरीके से समझी जा सकती है। एक तो है उत्तरी अक्षांश, एक तो क्या है? उत्तरी अक्षांश। और दोस्तों इसके साथ में दूसरा जो बताया गया है वह है पूर्वी देशांतर। क्या बताया गया है? पूर्वी देशांतर। तो जो भारत की स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 2.43% है। और ये बात बड़ी गौर करने लायक है कि भारत जब इतना क्षेत्रफल लिए हुए है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसके बावजूद भी तमाम विश्व जो एक बहुत दूर, आप यूं कहें कि बहुत लंबी दूरी के अंदर फैला हुआ है, लेकिन
भारत है वह उसका एक छोटा सा नन्हा सा भाग है, यानी कि भारत जो है तमाम विश्व की तुलना में तमाम विश्व के क्षेत्रफल के 2.43% भाग पर या प्रतिशत भाग के ऊपर फैला हुआ है। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत जितनी जमीन को अपने या जितनी जमीन के ऊपर भारत की स्थिति है वह केवल तमाम विश्व की 2.43% या 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इससे पूर्व अगर हम बात करें भारत से पूर्व 6 बड़े देशों की, तो उनमें नाम आता है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का। यानी कि ये सभी जो देश हैं वे भारत से काफ़ी बड़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का इन सब के बाद में 7वां स्थान आता है। वहीं बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत जो है वह चीन देश के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जो विश्व के अंदर दूसरा स्थान रखता है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% अधिवासित है, और भारत जो है केवल 2.43% एरिया के ऊपर जो विश्व का है उसके ऊपर फैला हुआ है। यानी कि भारत की जो जमीन है, जो भूभाग है, वह 2.43% है, लेकिन यहाँ पर विश्व के 2.43% क्षेत्रफल की तुलना में जो जनसंख्या निवास करती है वह 17.5% है। 17 दशमलव कितना प्रतिशत है? 5% है। तो लगभग 1/6 हिस्सा संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारतवर्ष के अंदर निवास करता है। ठीक है। भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा किया गया है, और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है, जो भारत के नैनी नामक स्थान से इलाहाबाद से गुजरती है। या यूं कहें कि जहां पर दोनों समरेखाएं जहां पे काटती हैं वही एक ऐसा स्थान है जहां पर भारत का मानक समय निर्धारित होता है, और इसे जिस रेखा के द्वारा संबोधित किया गया है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और यह स्थान नैनी जो पूर्व में इलाहाबाद जिले में स्थित था उत्तर प्रदेश के, अब यह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यही रेखा इलाहाबाद, प्रयागराज, नैनी से होकर गुजरती है। इसका संबंध भारत के 5 राज्यों से है, या यूं कहें कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो भारत को उत्तर से दक्षिण की तरफ जिन जिन राज्यों को स्पर्श करती है, उन राज्यों में हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश से यह प्रस्थान करती है। हम समझ सकते हैं कि पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की यह रेखा गुजरती है। भारत का ग्रीनविच समय आगे समय 5.5 डिग्री है, यानी कि जो भारत का जो समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम जो जीएमटी है लंदन के अंदर, उससे 5.5 घंटे आगे है। कितना टाइम आगे है? 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो ग्रीनविच मीन टाइम है या भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के मध्य से लगभग 8 राज्यों को काटते हुए गुजरती है। इनमें सबसे पहला पश्चिमोत्तर राज्य है गुजरात, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर यह गुजरती है। यानी कि भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करने के बाद में कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काटते हुए भारत को 2 कटिबंधों के अंदर 2 ट्रॉपिकल जोन्स में डिवाइड करते हुए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विभाजन करते हुए रेखा जब 8 राज्यों को गुजरती है काटते हुए, तो ये बांग्लादेश को भी स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा का विभाजन या कर्क रेखा के द्वारा विभाजन भारत के मध्य में किया गया है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। अगर हम भारत की, चूंकि हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल का, तो यह भी चीज हम समझ लेते हैं कि भारत की जो जलवायु है वह उष्ण मानसूनी है। वह कैसी जलवायु है? उष्ण मानसूनी है, जिसके प्रमुखतः 2 भाग हैं भारत की जलवायु के, और इसका जो विभाजन है वह कर्क रेखा के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, भारत की जलवायु को 2 तरीके से विभाजित कर दिया गया है। एक तो है उत्तरी भारत और दूसरा है दक्षिणी भारत। उत्तर भारत के अंदर जब कर्क रेखा के द्वारा विभाजन कर दिया जाता है तो वह जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय कहलाती है, यानी कि उप उष्ण, जबकि दक्षिण भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से संबोधित की जाती है। दोस्तों, भारतीय भूभाग की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी गुजरात से जब आप मेघालय, मिजोरम की तरफ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे भारत को काटते हुए, तो यह लंबाई भारत की 2933 किलोमीटर है। कुल भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण
इसको पढ़ते हैं या इसको मापते हैं तो यह 3214 किलोमीटर की लंबाई है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की जो आकृति है, जो फिगर है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वह चतुष्कोणीय है। यह 4 कोणों पर निर्धारित किया जाता है। स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। वहीं मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यानी कि जो भारत के नक्शे के अंदर आप दिखाई देते हैं कि भारत का जो स्थल रुद्ध जो क्षेत्र है उसकी प्रमुखतः जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम द्वीपों सहित इसकी तटीय सीमा की लंबाई को मापते हैं तो यह 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। अब इन सभी को मिलाकर अगर भारत की कुल लंबाई की बात करें तो 15,200 स्थलीय सीमा की लंबाई और 7,516 तटीय और द्वीपों की जो लंबाई है उसको शामिल करते हुए भारत की कुल लंबाई किलोमीटर के अंदर है 22,716.6 किलोमीटर। यानी कि भारत को बिल्कुल बख्तर बंद करने के लिए जितनी सीमा की जरूरत होगी, जितनी लंबाई की जरूरत होगी, वह 22,716.6 किलोमीटर की होगी। प्रिय विद्यार्थियों, गुजरात की जो तटीय सीमा है वह भारत के राज्यों में सबसे लंबी है और वहीं द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय सीमा है वह सर्वाधिक है। एक तो गुजरात की सीमा सबसे बड़ी है, वहीं तटीय सीमा अगर हम द्वीपों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। क्रमशः 1962 किलोमीटर जो है वह गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है और माफ कीजिएगा 1962 किलोमीटर जो है वह निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी तटीय सीमा है। और अगर गुजरात की बात करें यानी कि राज्यों में तो वह 12 से 14 किलोमीटर की लंबाई है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर जो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसका पूर्ववर्ती नाम पिग्मेनियन पॉइंट था। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके अंदर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु है। पूर्व में इसका नाम जो था वह पिग्मेनियन पॉइंट था। यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, दो बातें हैं। एक तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, यह तो है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम सिरे में स्थित है। और वहीं भारत की मुख्य भूमि का यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है तमिलनाडु राज्य के अंदर जहां पे खत्म होती है, तमिलनाडु से संलग्न भूमि के अंदर जहां पे खत्म होती है, तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है उसको हम कन्याकुमारी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कन्याकुमारी का। और जो कन्याकुमारी है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। उत्तरी अक्षांश के अंदर तमिलनाडु स्थित है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत का दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो इंदिरा कोल भारत का जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर पूर्व में, वर्तमान में यह लद्दाख जिले में स्थित है या लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्थित है। इसको इंदिरा कोल का नाम दिया जाता है, जो भारत का उत्तरतम बिंदु है। जबकि पश्चिमी बिंदु भारत का गौर माता गुजरात में स्थित है और पूर्वी बिंदु किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से भारत की चहुं ओर जो स्थिति है, स्थलीय, जलीय, तटीय सीमा, राज्यों की सीमा, बड़ी तटीय द्वीपों की सबसे बड़ी सीमा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु, हमने आपको भारत के अवस्थिति और विस्तार में बताने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच जो इंदिरा पॉइंट है, जो कि हम आपको बता ही रहे थे, और जो इंडोनेशिया है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। वहां से लेकर इंडोनेशिया देश के बीच में ग्रेट चैनल जो है वह स्थित है। यानी कि उन दोनों की जो समुद्री जो सीमा है उसका विभाजन जिस चैनल के द्वारा किया जाता है, जिस जलीय सूचकांक के द्वारा या जलीय बिंदु के द्वारा या जलीय सीमा रेखा के द्वारा निर्धारण किया जाता है, उसे ग्रेट चैनल का नाम दिया जाता है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अगर मैं कहूं कि इंडोनेशिया जो है, उन दोनों के बीच में विभाजन ग्रेट चैनल करता है। ठीक उसी प्रकार से मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल इनका विभाजन करता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों के मध्य में जो स्थिति बनती है उसको 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है।
वहीं एक महत्वपूर्ण जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है वह है कि भारत के उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार में स्थित है, कोको द्वीप कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप जो म्यांमार में स्थित है, इन दोनों के बीच में जो चैनल स्थित है, जो इनका विभाजन करता है, जो इनका सुनिर्धारण करता है, वह कोको स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोको स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। और इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान जो दो स्थितियां बनती हैं, एक तो दक्षिणी अंडमान है और एक लघु अंडमान है, इन दोनों के मध्य में जो पास है, जो गलियारा है जो बनता है, उसे डंकन पास या डंकन गलियारे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे हमारे परिचय के मुताबिक हिंद महासागर और भारत के बारे में कि हिंद महासागर और भारत का क्या संबंध है, भारत की केंद्रीय अवस्थिति है। पहली बात यह है कि हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच या उसके ऊपर टिका हुआ है भारत देश या भारत उपमहाद्वीप। भू राजनैतिक, सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व जो है वह हिंद महासागर का भारत के लिए है। भारत के लिए भू राजनीतिक क्षेत्र की बात करें या सामरिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक या व्यापारिक महत्व की बात करें, तो भारत के लिए इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत की जो आजीविका है वह मूल रूप से व्यापारिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो या समुद्री नौ परिवहन की दृष्टि से हो या यूँ कहें कि भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स के आधार पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो भारत के लिए हिंद महासागर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील है और भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, समुद्री सीमा यानी कि भारत के तटीय क्षेत्रों से लेकर समुद्र के अंदर जो प्रसारित होने वाली सीमा होती है उसको समुद्री सीमा का नाम दिया जाता है, जिससे प्रादेशिक सीमा का नाम जाना जाता है। यह 12 समुद्री मील है। कुल कितनी है? 12 समुद्री मील है। अर्थात सभी संसाधनों के दोहन का अधिकार केवल और केवल भारतवर्ष को होता है या भारत देश को है, लेकिन उसकी लंबाई कितनी है? भारत के तटों से लेकर समुद्र में 12 मील तक, 12 समुद्री मील तक अगर किसी देश का अधिकार है तो वह भारत देश का अधिकार है। भारत के तटों से लेकर 12 समुद्री मील तक समुद्र के अंदर पाए जाने वाले तमाम संपूर्ण संसाधनों पर भारत देश का अधिकार होता है। भारत के कृत तटों को मिलाने वाली रेखा आधार रेखा कहलाती है और भारत के जो कटे फटे तट हैं और उन सभी को मिला करके कहीं पर भारत के अंदर तट बने हुए हैं, भारत की स्थलीय सीमा के अंदर, और क्योंकि उसका कोई निश्चित ग्राफ तो है नहीं, और कुछ समुद्र की तरफ ज़्यादा निकले हुए कटे फटे तट हैं, लेकिन उन सभी को मिलाकर के एक निश्चित सीमा का औसतन जो निर्धारण किया जाता है वह भारत की आधार रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की आधार रेखा कहलाती है। और इस आधार रेखा में जो उपस्थित जलराशि है वह भारत का आंतरिक जल कहलाती है। अब दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हैं, एक तो आधार रेखा है, भारत के जितने तट हैं उन सभी का औसतन जो निर्धारण करती है वह आधार रेखा कहलाती है, और इनके बीच में जो जलराशि पाई जाती है वह भारत का आंतरिक जल कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत का आंतरिक जल कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है अविच्छिन्न मंडल यानी कि कंटीजियस जोन। एक होता है अविच्छिन्न मंडल जिसका विस्तार काफी बड़ा होता है, जो कंटीजियस जोन कहलाता है। इसकी दूरी जो होती है वह प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील की होती है। कुल कितनी समुद्री मील की होती है? 12 समुद्री मील की। और अगर हम बात करें कि आधार रेखा से इसकी दूरी, तो वह 24 समुद्री मील होती है। तो तीन चीजें हो गई। पहली तो है आधार रेखा, पहली तो क्या है? आधार रेखा है। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल जो कि भारत के तटों से लेकर समुद्र के बीच में विभाजन का कार्य कर रहा है। और तीसरी जो होती है वह होती है माफ कीजिएगा, दूसरी जो होती है वह प्रादेशिक सीमा होती है और तीसरा होता है अविच्छिन्न मंडल। दूसरी होती है प्रादेशिक रेखा और तीसरी होती है अविच्छिन्न रेखा। तो इस प्रकार से भारत के तटों से लेकर भारत का समुद्र के अंदर जो प्रसार है उसको तीन भागों के अंदर मुख्य रूप से नियतन किया जाता है उसका, जिसमें पहली आधार रेखा है, दूसरी जो है वह प्रादेशिक रेखा है और तीसरी जो है अविच्छिन्न है। आधार रेखा आप जानते हैं भारत के कृत तटों को काट करके उनको एक औसतन रूप देने वाली रेखा आधार रेखा, फिर 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक रेखा और अविच्छिन्न मंडल 24 समुद्री मील तक मानी गई है। वस्तुतः इस क्षेत्र में भारत को अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय और राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो अविच्छिन्न मंडल होता है इसके अंदर भारत को किन किन चीज़ों का अधिकार प्राप्त है? पहला तो अप्रवासी कानून बनाने का अधिकार भारत को है,
दूसरा, पर्यावरणीय स्वच्छता को सुनिश्चित करने का काम भारत अविच्छिन्न मंडल में कर सकेगा। तीसरा है सीमा शुल्क की वसूली, जितना जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं उनको वसूलने का काम जो होता है वह कौन कर सकेगा? भारत का केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद महानिदेशालय। और नेक्स्ट है, भारत को इससे संबंधित जितने भी राजकोषीय अधिकार होते हैं वह भारत को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में चूंकि एक होता है क्रिक तटों को मिलाने वाली आधार रेखा, फिर प्रादेशिक रेखा 12 समुद्री मील, और फिर अविच्छिन्न मंडल 24 समुद्री मील, और इसके बाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण है, वह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। वह होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सपेंडेड इकोनॉमिक एरिया, ठीक है ना। और ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है यह तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। जो तटीय आधार रेखा है 0 किलोमीटर, वहां से लेकर 200 समुद्री मील, कितना समुद्री मील? 200 समुद्री मील तक जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। अब ये जो क्षेत्र होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें भारत को एक तो सागरीय जल शक्ति यानी कि सागरीय बिजली उत्पादन हो, या अन्य दूसरे संसाधनों का दोहन करना हो, या जीवों का सर्वेक्षण हो, इससे संबंधित जितने भी समुद्री जीव होते हैं उनका सर्वेक्षण करना, उनका सर्वे रखना, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक चौकियां स्थापित करना, वैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्र स्थापित करना, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, इन सभी चीजों का अधिकार भारत को 200 मील के अंदर प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद में चौथा जो क्षेत्र आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद में, उसको हम उच्च सागर का विस्तार मानते हैं। किसका विस्तार मानते हैं? उच्च सागर का। और यहां पर सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि 0 से 200 नॉटिकल मील NM यानी कि समुद्री मील तक तो भारत को तमाम प्रकार के संसाधन, तमाम प्रकार की चीजों पर अधिकार भारत देश को है। लेकिन 200 समुद्री मील से आगे समुद्र या महासागर के अंदर दुनिया के तमाम देश हैं वह अपने कार्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, वैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, वे वहां पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार रखते हैं। लेकिन 200 समुद्री मील तक भारत का पूर्ण अधिकार माना गया है। दोस्तों, जिस समुद्री मील की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, एक समुद्री मील जो होता है वह लगभग 1.8 मील के समकक्ष होता है। यानी क्यों कहें कि एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील की दूरी को समझा जा सकता है। बात करेंगे, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो इसमें संलग्न निकटतम देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश को चिन्हित किया जा सकता है। कितने को? माफ कीजिएगा, 28 और 9 है। तो इसमें जो भारत के संलग्न निकटतम पड़ोसी देश हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश ये भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका जो देश है वह भारत के साथ में जिस स्थलीय तंत्र के द्वारा समुद्र के अंदर जुड़ा हुआ है उसको हम पाक जल डमरू मध्य का नाम या पाक जल संधि का नाम या पाक स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। एडम्स ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है और पंबन द्वीप इसी एडम्स ब्रिज के साथ में स्थित है। पंबन द्वीप जो तमिलनाडु का एक हिस्सा है वह एडम्स ब्रिज पर ही स्थित है। और पंबन द्वीप के ऊपर एक तो पहला है एडम ब्रिज, इसके ऊपर है पंबन ब्रिज, और पंबन द्वीप के ऊपर रामेश्वरम एक टापू स्थित है जिसका संबंध भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम से रहा है। एडम्स ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। वहीं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। वहीं भारत का जो एडम्स ब्रिज है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, तमिलनाडु का हिस्सा है। इसके उत्तर में तो पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब जानते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और उससे संबद्ध राज्य, यानी कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनके साथ में भारत की कुल कितनी सीमा लगती है और फिर उसको स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं।
पहला है दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र का बांग्लादेश, यानी कि पूर्वोत्तर से भारत से जुड़ा हुआ है देश बांग्लादेश, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर लगभग। इससे भारत के 5 राज्य संलग्न हैं, जिसमें त्रिपुरा, असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय और मिजोरम है। ये कुल 5 राज्य इसके साथ में स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है चाइना या चीन, जो दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर। उसकी सीमा की कुल कितनी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। इस रेखा को जो भारत और चीन को अलग करती है, इसका नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। ये भारत के 6 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें 4 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि भारत 4 तो स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के साथ में चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब उसको डिवाइड करते हुए जो 2020 के अंदर एक जो नया तरीके से विभाजन किया गया है, उसके तहत हम समझ सकते हैं कि उसका जो विभाजन किया है 19-20 में, उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, जो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन जिस सीमा रेखा के द्वारा तय किया गया है, उसे रेड क्लिफ रेखा का नाम दिया जाता है। कौन सी रेखा का नाम दिया जाता है? रेड क्लिफ का, जिसमें कुल 3 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। और 3 राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्य हैं। वहीं 2 यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ न्यूनतम सीमा रेखा साझा करता है, जो सबसे कम है 106 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान को जिस सीमा रेखा के द्वारा इनका विभाजन किया गया है, निर्धारण किया गया है इनके बीच में, वह है डूरंड रेखा। इसमें केवल एक केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है, वह है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। इसमें 5 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। और कौन सा है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर भारत की सीमा साझा होती है, जिसमें 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट है भूटान। भूटान के साथ भारत देश 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसमें कुल 4 राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इस प्रकार से कुल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारतवर्ष के जुड़े हुए हैं। इनकी कुल लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भारत के कुल राज्यों के द्वारा जो किया जाता है, वे राज्य हैं 17 राज्य, जो विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ में सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। और यह जो कुल लंबाई है इन 17 राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो निर्धारित होती है, वह 15,106.7 किलोमीटर है। दोस्तों, हम जानते हैं भारत की प्रादेशिक सीमा जल संलग्न क्षेत्र मंडल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। मैंने आपको बताया था, एक होती है आधार रेखा 0 किलोमीटर पर, जो भारत के क्रिक तटों को मिलाती है। जो भारत के क्रिक तटों को मिलाती है वह क्या कहलाती है? आधार रेखा। इससे पूर्व में हम जिसे पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने बताया था आपको आती है प्रादेशिक सीमा। कौन सी सीमा आती है? प्रादेशिक सीमा। इसके बाद में दोस्तों हमने आपको बताया था कि फिर आता है अविच्छिन्न क्षेत्र मंडल, अविच्छिन्न मंडल। और इसके बाद में हमने आपको बताया था अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बताया था? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसके बाद में जो होता है वह है विस्तृत समुद्री क्षेत्र। तो पहला जो है क्रिक तटों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह आधार रेखा होती है, जो भारत के तटों को मिलाती है। और यहाँ से समुद्र के अंदर भारत का जो प्रसारण है, या यूं कहें भारत में तमाम समुद्री संसाधनों पर भारत का जो कब्जा होता है, वह 2-3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्रादेशिक सीमा का, जो होती है 12 किलोमीटर की दूरी तक। दूसरी जो होती है वह अविच्छिन्न क्षेत्र मंडल होता है, जो 0 से लेकर यानी कि आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक होती है, किलोमीटर नहीं, समुद्री मील तक होती है। और नेक्स्ट होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो 200 समुद्री मील तक होता है। यानी कि 0 से लेकर 200 समुद्री मील तक समुद्र के तमाम आर्थिक संसाधनों पर, तमाम जियोपॉलिटिक्स पर और तमाम प्रकार के यूं कहें कि भौगोलिक सर्वेक्षण केंद्रों की स्थापना को लेकर
भारत का पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन 200 समुद्री मील से आगे जो महासागरों का जो क्षेत्र होता है, जो समुद्री क्षेत्र होता है, उस पर दुनिया के तमाम राष्ट्रों का कब्जा हो सकता है। उस पर दुनिया के तमाम राष्ट्र अपना काम कर सकते हैं, अपने हितों के लिए वहां पर विभिन्न केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, वहां के समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। इसे इस मैप के द्वारा समझाया गया है। इस प्रकार से भारत के तट हैं जिनका निर्धारण किया गया है। यहाँ पर ये जो ए लाइन है यह आधार रेखा है। इसके बाद में जो बी लाइन है यह प्रादेशिक जल सीमा होती है, जो 12 समुद्री मील तक, नॉटिकल मील तक, 12 एनएम तक होती है। सी जो रेखा होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं? संलग्न क्षेत्र मंडल के साथ जो जुड़ी हुई होती है। ए, बी और सी जो होती है अविच्छिन्न क्षेत्र मंडल, जो होता है जो 24 किलो नॉटिकल मील तक होता है। और ठीक इसी प्रकार से एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यह 200 नॉटिकल मील, समुद्री मील तक का निर्धारण किया गया है। और 200 समुद्री मील से आगे यानी कि नंबर 1 आधार रेखा, नंबर 2 प्रादेशिक सीमा, नंबर 3 जो होता है वह होता है संलग्न क्षेत्र मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यूं कहें कि अविच्छिन्न क्षेत्र, नंबर तीसरा। और नंबर चौथा जो होता है वह होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये 4 विभाजन किए जा सकते हैं। लेकिन 200 जो समुद्री मील होती है, यहाँ 0 से लेकर 200 समुद्री मील तक, इसके बीच में तमाम प्रकार के प्राकृतिक संसाधन या समुद्री संसाधन या समुद्री केंद्रों की स्थापना भारत कर सकता है, उसका पूर्ण अधिकार है। लेकिन 200 नॉटिकल मील से आगे अगर भारत बढ़ेगा तो उसमें न केवल भारत का अधिकार होगा बल्कि दुनिया का कोई भी देश यहाँ पर आकर के 200 समुद्री मील भारत के तटों से इसके बाद वाले क्षेत्र में कोई भी देश अपना कार्य कर सकता है। सभी देश इसमें बिना किसी बाधा के स्वतंत्र होते हैं। और जो 200 समुद्री मील से आगे का क्षेत्र होता है उसे उच्च सागर का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? उच्च सागर का नाम दिया जाता है, जहां पर सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दिए गए हैं। ए है प्रादेशिक जल सीमा, जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होती है। बी संलग्न क्षेत्र मंडल कहलाता है, जिसे अविच्छिन्न क्षेत्र मंडल कहते हैं। सी जो होता है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यह 200 समुद्री मील, 200 नॉटिकल मील तक का होता है। अब हम इसका मापन समझ लेते हैं कि समुद्री मील क्या होती है। एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील जो होती है वह लगभग 1.85 किलोमीटर के समकक्ष होती है। वहीं 12 समुद्री मील जो की दो दूरी होती है उसे प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। 12 प्लस 12 और जोड़ के 24 समुद्री मील होती है, वह संलग्न क्षेत्र मंडल कहलाता है। और उसके बाद में 24 प्लस 176 यानी कि कुल 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है भारत के तटों से लेकर समुद्र के अंदर, वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रिय मित्रों, इस मैप के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है कि भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक जलीय जो सीमा है, उसका विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसको कैसे समझा जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों एक और सामान्य जानकारी की तरफ, जो भारत के अवस्थिति और विस्तार से संबंधित है, भारत के भूगोल के सामान्य परिचय से संबंधित है। वह है राजस्थान राज्य के बारे में। चूंकि हम मूल रूप से राजस्थान पर फोकस करने वाले हैं, तो राजस्थान राज्य है वह भारत का 10.41% क्षेत्रफल लिए हुए हैं। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत की तुलना में 10.41% है, जहां पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और यह भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं बात करें गोवा की, तो गोवा 0.11% क्षेत्रफल के साथ, यानी कि 3,702 किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। यानी कि जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन हुआ? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ में राजस्थान। लेकिन 3,702 वर्ग किलोमीटर के साथ में सबसे छोटा राज्य 0.11% क्षेत्रफल के साथ कौन सा हो गया? गोवा राज्य। नेक्स्ट है लद्दाख, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरिटरीज है, जिसका क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। वहीं लक्षद्वीप जो है वह न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज है। जो केंद्र शासित प्रदेश है वह सबसे छोटा कौन सा है यूनियन टेरिटरीज में? वह है लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं 1,74,852 वर्ग किलोमीटर के साथ में लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरिटरीज है। बात करेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल 17 राज्यों की। यानी कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, इससे पूर्व मैंने आपको इसी लेक्चर में बता भी रहा हूं
कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ में जो राज्य करते हैं उनकी संख्या है कुल कितनी, 17 है। भारत की कुल साक्षरता 74.04% है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो प्रति हजार पर 943 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो 2000 से लेकर 2011 के बीच में 2011 की जनगणना के अनुसार मापी गई है वह 17.7% मापी गई है। यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी का जो प्रतिशत है वह 16.6% है, जो तमाम जनसंख्या या कुल जनसंख्या के अंदर अपना हिस्सा रखता है। वहीं कुल जनसंख्या के अंदर अनुसूचित जनजाति का जो हिस्सा है वह 8.6% है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह भारत का सामान्य परिचय था, जो भारत के भूगोल में इसकी अवस्थिति, इसका विस्तार, इन सब का निर्धारण, इन सभी का मापन आपको बताया गया है। थैंक यू।